रनिंग ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हो यानी सिटिंग पोजीशन पर हो तो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए आप स्टैटिक कंडीशन में हो यानी कि रुके हुए हो, जबकि जो प्लेटफार्म पर है पर्सन उसके लिए आप मोशन में हो यानी डायनामिक कंडीशन में हो। ठीक है, तो आप एक ही हो, ट्रेन में बैठे हुए हो और वो दो के रिस्पेक्ट यानी कि जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स है उनके लिए आप स्टैटिक पोजीशन पर हो, जबकि जो प्लेटफार्म पर है पर्सन उसके लिए आप डायनेमिक कंडीशन में यानी कि मोशन में हो। तो हु विल डिसाइड कि आप मोशन में हो कि मोशनलेस हो? पहली बात ये। और दूसरी बात, ट्रेन की ही बात कर रहे हैं। ट्रेन आपकी रुकी हुई है और आपने प्लेटफार्म के अपोजिट साइड वाले ट्रेन की पटरियों में देखा है कि वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है और आपको एकाएक लगा कि आपकी ट्रेन चलने लगी है। ठीक है, जबकि प्लेटफार्म की तरफ आपने जस्ट देखा दोबारा तो आपको ये लगा कि नहीं नहीं मेरी ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी वाली ट्रेन जो मेरे पैरेलल है वो एक्चुअली मूव कर रही है। तो इसमें आपको डिसाइड तब करना पड़ा, तभी आपको समझ में आया कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है जब आपने प्लेटफार्म की तरफ देखा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको क्लियर नहीं पता हो चल पाएगा कि आप मोशन में हो कि नहीं। ये तो एक कंडीशन हुआ। तो मोशन को समझने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि यू आर इन मोशन और इन स्टैटिक पोजीशन। ओके, सबसे पहला पॉइंट है एवरीथिंग इज इन मोशन। कोई भी एक पार्टिकल से लेकर के किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो एक्चुअली वो मोशन कंडीशन में है। ठीक है, वो डिसाइड करता है जहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन है, वो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता है कि आप मोशन में हो या नहीं हो। अदरवाइज ऑब्जेक्ट में जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल अपने आप में वाइब्रेशन मोड में है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज रिवोल्यूशन तो है ही है, तो उससे भी ये डिसाइड हो जाएगा कि एवरी पार्टिकल इज इन मोशन। और हमारा ऑब्जर्वेशन डिसाइड करता है कि वो मोशन में नहीं है, जैसे अभी हमने ट्रेन का एग्जांपल दिया था। और दूसरा है कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन की अगर टाइप की बात करी जाए तो सबसे पहला होता है एक लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब लाइन से बना है, लाइन से लीनियर बना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि लीनियर कंडीशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अगर कोई भी मोशन एलॉन्ग द लाइन है, एलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन है, कोई भी, जैसे कि आपकी ट्रेन एक रेल में पटरियों में जा रही है तो वो क्या होगा हमारा, वो लीनियर मोशन में है। ठीक है, स्विमिंग पूल में जब कोई स्विम करता है तो वो भी लीनियर मोशन में आ जाएगा। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन की मतलब ये हुआ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड से बांध करके और इसको रोटेट करें तो वो हमारा हो जाएगा सर्कुलर मोशन में। ये सर्कुलर मोशन में हो गया, यहाँ पर करें इस तरह से रोटेट करें, सर्कुलर मोशन में हो गया। आपकी जो अर्थ का रोटेशन है वो भी सर्कुलर है ना, और मतलब एक्चुअली सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल पाथ रहता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन है। इस तरह से कई सारे मोशन होते हैं। वाइब्रेशनल मोशन हो गया, है कि नहीं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। और उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब आपने पेंडुलम देखा होगा, है ना, जो इसका मूवमेंट मैक्सिमम यहाँ से फिर इसके बाद फिर वापस यहाँ पर आता है, इस तरह जाता है, फिर वापस यहाँ जाता है, फिर यहाँ पर आता है। तो क्या ये रिपीट, लगातार ये रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इसी तरह से इसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि एक समान, एक जैसा अगर मोशन हो, मतलब वो जैसे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा हो तो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो वो सब डिटेल में आगे आगे समझेंगे हम लोग कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होगा, यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, ये सब हम लोग समझेंगे। और उसके पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं कि पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन डिसाइड होता है कि कोऑर्डिनेट से, आपने देखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है तो उससे डिसाइड होगा। जैसे कि एक्स और वाई, इसके पी कोई ऑब्जेक्ट है वो लोकेट है कहाँ पर, एक्स कामा वाई पर।
यानी कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है, एक्स है, और वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस है। तो ये इसका पोजीशन हो गया। अब उसके बाद आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन में है, ट्रेवलिंग कंडीशन पे है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये डिसाइड होगा। जैसे कि पोजीशन है उसका P1 से लेकर के, P1 है यहाँ से यहाँ तक, वो कंडीशन यहाँ तक वो मूविंग कंडीशन में है ना, मूव किया, और टाइम टेकन है यहाँ पर डेल्टा टी टाइम पर P1 से P2 तक पहुँच गया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये इसको बोलते हैं हम P1 P2 की जो डिस्टेंस आएगी वो उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन टाइम डेल्टा टी, या T1 टाइम, या डेल्टा टी के मतलब स्मॉल टाइम जो गैप हुआ है उसमें। इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है कि P1 से P2 जो पोजीशन है वो P1 से कितने किस एंगल पर है, किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है P1 पर है, हाँ, P1 से ये पहले गया यहाँ पर P2 पर इस डायरेक्शन में, फिर P2 से फिर आया यहाँ पर P3 पर आया, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन आ गया यहाँ पर P4 पोजीशन पर। ये सारे कोऑर्डिनेट से सबके पॉइंट अलग अलग x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है ना, जो कि P1 में पहले प्लेस था, अब वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल हो जाएगा, यानी s इसको डिनोट कर दे रहे हैं, s हो जाएगा हमारा P1 P2 की डिस्टेंस पहले तो लेंगे, P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4, ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम P1 पोजीशन टू P4 पोजीशन। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट पहले P1 में था, इनिशियल पॉइंट ये था, और उसका फाइनल पॉइंट क्या था, P4 है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है, जो एक्चुअल जो उसकी जो डायरेक्शन में जो चेंज आया, उसकी जो पोजीशन में जो चेंज आया है, वो क्या है, P1 से P4 में आया। पहले P1 में था, अब रास्ते में कहाँ कहाँ गया इससे कोई मतलब नहीं होता डिस्प्लेसमेंट में, वो फाइनल में कहाँ पहुँचा है सिर्फ वही देखा जाता है। तो P1 से कहाँ पहुँचा, वो P4 में। तो P1 और P4 को अगर मिला देंगे तो ये जो बनेगा डायरेक्शन और साथ साथ डिस्टेंस, वो दोनों मिलकर के बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो आ जाएगा P1 P4, और साथ में ये तो डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे, इसका जो भी लेंथ होगी वो का बोली जाएगी डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर आ जाएगा इसकी पोजीशनिंग कहाँ पर है। इसका जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वहाँ से डिसाइड होगा ये किस डायरेक्शन में है, P1 से किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है, ईस्ट वेस्ट में है, कितने एंगल पर है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर। अब या जब वो ऑब्जेक्ट P1 से P2 P3 P4 होते हुए मतलब P3 होते हुए P4 में आया था, तो टाइम टेकन तो डेल्टा टी था, और यहाँ पर भी वही केस रहेगा कि एक्चुअल में जो टाइम ट्रेवल्ड हुआ, टाइम टेकन जो हुआ, वो यहाँ पर भी डेल्टा टी ही होगा। तो इससे अगर हम s को डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, s अपॉन डेल्टा टी करेंगे, डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी, तो इसको इससे मिलेगा हमको स्पीड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई जो टाइम लगा है ना, जो टाइम टेकन हुआ, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा मिल जाएगा स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल जो आया डिस्प्लेसमेंट दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इससे हमको मिलेगा वेलोसिटी, इससे मिलेगा हमको वेलोसिटी मिलेगा। अब वेलोसिटी में जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, उसी तरह से वेलोसिटी में भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बस है ना, ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए है और उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है बी है, ठीक है। तो ए से B1 डिस्टेंस तक वो स्पीड V1 से गया है ना, हाई स्पीड में गया, फिर B1 से B2 तक
वो स्पीड v2 में गया, है ना, ये हाई स्पीड थी, फिर लो स्पीड, फिर अगेन हाई स्पीड v3 में गया। ठीक है, तो अलग अलग स्पीड में। अब कुछ टाइम हो सकता है v2 में रुका रहा हो, उसके बाद आगे बढ़ा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर लगा टाइम डेल्टा t1, यहाँ पर लगा डेल्टा t2, यहाँ पर लगा डेल्टा t3 लगा, या t1, या इसे मान लेते हैं t1, यहाँ पर लगेगा t2 और यहाँ पर लगा t3 टाइम। तीनों में अलग अलग टाइम लगा, लेकिन जो टोटल टाइम टेकन हुआ ए से बी पहुँचने में, टोटल टाइम टेकन हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो क्या हो जाएगा, ab1 प्लस b1b2 प्लस b2b, यानी कि ab, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, है ना, यानी d मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा, है ना। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाई टेकन टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म और आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जो अभी हमने शुरुआत में एग्जांपल लिया था ट्रेन का, रेफरेंस पॉइंट, वो आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है, आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर ट्रेन में बैठे हुए हो तो ट्रेन के पैसेंजर्स के लिए आप भी बैठे हुए हो, आप स्टैटिक पोजीशन में, आपका मोशन जीरो रहेगा। ठीक है, वही प्लेटफॉर्म में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए आप मोशन में हो, वो आपकी स्पीड बता देगा कि आप कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जबकि अगर ट्रेन के अंदर भी बैठे हो और उस ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और आप दौड़ने लगो, तो वो ट्रेन तो स्पीड में है ही है, साथ में वो जो पैसेंजर है वो रुका हुआ है, दूसरा पैसेंजर, जबकि आप उसके रिस्पेक्ट में दौड़ रहे हो। ठीक है, ट्रेन वही है। अब दूसरी तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, ट्रेन रुकी हुई है, आप भी बैठे हो, सब दूसरा भी बैठा हुआ है, तो दोनों के लिए आप रुके हुए हो। अब उस कंडीशन में अगर आप दौड़ रहे हो तो आप मोशन में हो, तो सब कुछ डिसाइड होता है रेफरेंस से, कहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। अगर आप चांद पे पहुंच जाओ तो वहां से अगर अर्थ को देखोगे तो अर्थ रोटेशन में दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी भी तरीके से और भी आप गैलेक्सी से बाहर चले जाओ तो आपको ये गैलेक्सी मूविंग कंडीशन दिखेगी। तो ये अब और हम यहाँ पर अर्थ में बैठे बैठे देखते हैं कि चांद रुका हुआ है कि नहीं, जबकि डेली अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसकी पोजीशन दिखेगी, या रात भर बैठे रहो तो भी आपको दिखेगा नहीं चांद डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये सब कुछ मोशन एक्चुअली डिसाइड होता है रेफरेंस पॉइंट में। और रेफरेंस पॉइंट अगर हम अलग चले जाएं, गैलेक्सी के बाहर चले जाएं, तो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एवरीथिंग इज इन मोशन, सब कुछ मोशन में। इवेंट और डिस्टेंस को क्लियरली समझने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक बॉल को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो आपको ये पता है कि एक हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पर पहुंच करके फिर से वापस आती है। तो ये इसका ट्रैक है, बनाया हुआ है, जबकि दोनों एक ही पाथ होगा, है ना। तो ये अलग अलग पोजीशन है, तो एक्चुअली एक पाथ तो नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक्चुअल अगर आप थ्रो करोगे तो उसी पाथ में वापस नहीं आएगी, इतना क्लियर है। ठीक है, क्यों नहीं आएगी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि ये ऊपर गया और वापस आ जाएगा। तो उसकी अलग अलग पॉइंट में हमने पोजीशन बनाया है, जैसे कि ये इनिशियल पॉइंट है ओ, है ना, उसके बाद ए पर पहुंचा है किसी टाइम पर, फिर B1 पर, फिर B, फिर वापस आते हैं तो ये C पॉइंट है, और अगेन ओ पॉइंट पर आ गया है। ये बॉल की जो मूवमेंट होती है यहाँ पर आ गया। तो हर पॉइंट पर क्या क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या डिस्टेंस होगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो वो हो जाएगा हमारा जीरो रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, क्योंकि यहाँ पर है तो कोई डिस्टेंस नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब जब वो बॉल ए पॉइंट पर पहुँच चुका है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो भी तो 40 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो कहाँ पर है, अपवर्ड पोजीशन, है ना, यहाँ पर डालेंगे हम अपवर्ड कर दिया। अब आते हैं B1 पॉइंट पर। B1 पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। ओके,
100 सेंटीमीटर, यहाँ भी 100 ही रहेगा, अपवर्ड रहेगा। क्लियर। अब आते हैं बी पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा उसकी बात करते हैं पीक पॉइंट पर, तो हो जाएगा हमारा 140 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, ये 140 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे हम 140 सेंटीमीटर, ये रहेगा। और यहाँ भी वही रहेगा 140 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो यहाँ तक तो आपको ये क्लियर है कि दोनों के डिस्टेंस बराबर है ना, जो वैल्यू है वो दोनों में सेम है। बस ये एक्स्ट्रा हमको लिखना पड़ रहा है अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। तो यही डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में आता है। डिस्प्लेसमेंट में हमको वी हैव टू गिव नंबर एंड डायरेक्शन आल्सो। तो ये दो चीज़ हो गया। अब आते हैं सी पॉइंट पर। जब सी पॉइंट की बात करेंगे तब डिस्टेंस ट्रेवल तो ये हो जाएगा, पहले तो हाईएस्ट पॉइंट तक यानी 140, फिर अगेन वापस आया कहाँ तक आया, सी पॉइंट तक। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमको मेजर करनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि यहाँ से बी पॉइंट से सी पे वापस आया तो कितना हो जाएगा 140 प्लस ये यहाँ से बी और सी से जो डिस्टेंस होगा हमारा कितना हो जाएगा 140 माइनस 80 यानी कि 60 सेंटीमीटर ही होगा। ये हमारा 60 सेंटीमीटर होगा। तो हो जाएगा 140 प्लस 60 है ना, तो हो जाएगा हमारा 140 प्लस 60 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ तो लिखेंगे हम 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट ओ। यहाँ से गया 140 फिर वापस आया 60। कैसे 60 निकाला हमने देख लिया कि हाईएस्ट पॉइंट 140 माइनस 80 कर दिया, सी वाला पॉइंट पोजीशन था। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमको वो अब आपको ऐसे डांगली नहीं करना है। हमने पहले बताया था कि ये लीनियर मोशन में है, ठीक है, तो उसी रास्ते से ही वापस आएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। और एक्चुअल जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये होगा, ओरिजिन से सी तक पहुंचने में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट का नंबर हो जाएगा। वो कितना है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 80 आएगा। देखिए यहाँ पर फर्क पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यहाँ पर क्लियरली एकदम अलग डेटा आ रहा है। और साथ में अब इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो अभी भी क्या है, अपवर्ड है। अभी भी कहाँ पर है, वो उसकी पोजीशन कहाँ पर है, अपवर्ड में है, डाउनवर्ड नहीं लिखेंगे। जबकि वो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात, स्पीड और वेलोसिटी के चार्ट बनाएंगे तब ये दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इसकी जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से जो उसका फाइनल पॉइंट है उसकी तरफ एरो बनाएंगे। ओरिजिन से फाइनल पॉइंट तरफ एरो बनाएंगे। एरो की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या डायरेक्शन है, अपवर्ड ही है, यहाँ पे अपवर्ड ही रहेगा। अब अगर यही चार्ट हम बनाएंगे किसमें, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी के बनाएंगे, तो यहाँ पर तो स्पीड अपवर्ड है, वेलोसिटी भी अपवर्ड है। यहाँ पर इधर क्या हो जाएगी, स्पीड डाउनवर्ड, तो स्पीड का हम डाउनवर्ड लेंगे नहीं, स्पीड तो में डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी। वेलोसिटी अगर होता तो यहाँ पर डाउनवर्ड लिखते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, अपवर्ड ही रहेगा। यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए। अब ओ पे आते हैं ओरिजिन पर फिर से। जब वो बॉल फिर से ओरिजिन पे आ गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये हो जाएगा 140 अगेन 140 यानी कि 280 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 ओ से स्टार्ट हुआ था, ओ पर ही आ गया, यानी कि ये हो गया 0 सेंटीमीटर। अब वो हो जाएगा इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट यानी ओरिजिन पर आ गया। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ये एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन को समझेंगे। ओके, थैंक यू।